मैडम असद उमर साहब भी खैर से ऑक्सफोर्ड पलट तो नहीं है, क्योंकि इस किस्म की बातें तो ऑक्सफोर्ड रिटर्न लोग बताते हैं। जब बारिश आता है तो पानी आता है, इसके अलावा जर्मनी जापान एक हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में इस एंकर ने इमरान खान और उनके पार्टी के लोगों को जमकर बेइज्जती की है। दोस्तों आपको पता होगा कि इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं और इसीलिए इस एंकर ने इमरान खान से रिलेटेड ये कहा है कि अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऐसे लोग निकलने लगे तो फिर अल्लाह ही माफ़ करे। दोस्तों आपको पता होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अभी बहुत मानी जानी दुनिया की यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे लोग पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो पढ़ के बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पहुँच सकते हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान आपको पता होगा कि पैसे वाला था और उसका नाम था, इसीलिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चला गया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आने के बाद उसने जो कुछ भी पाकिस्तान में किया है, क्योंकि जब वो अपोजिशन में था तो उसने कई बार ये बात कहा है कि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, मेरे पास नॉलेज है और मैं पाकिस्तान का तकदीर बदल सकता हूँ। और इसीलिए आज वही चीज़ उसके उल्टे पड़ रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तानी कुछ एंकर हैं जो कि उससे अब सवाल भी पूछते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ कि आज जो मईशत है वो माइनस में चली गई है। और जो भी इमरान खान कहता है उसने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि ये लगे कि जो कुछ भी अपोजिशन में रहकर उसने कहा था, लोगों को दिलासा दिलाया था, वो कुछ सच साबित हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को भी लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैडम असद उमर साहब भी खैर से ऑक्सफोर्ड पलट तो नहीं है, क्योंकि इस किस्म की बातें तो ऑक्सफोर्ड रिटर्न लोग बताते हैं। जब बारिश आता है तो पानी आता है, इसके अलावा जर्मनी जापान एक हो जाता है। ये भी कहीं ऑक्सफोर्ड गली नंबर 5 तो नहीं घूम करके आए। हजरत अल्लामा असद उमर मद्दज़ल्लहु अली, अवाम अपनी छाती पीट रही है और ये धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये बरसरे रोजगार हैं। कह रहे हैं कि फीकस आमदनी में $200 का इजाफा हुआ है। यहां ऐसे कई लोग मौजूद हैं। मैं अपने स्टूडियो में मेरे सामने बैठे हुए कैमरामैन को यहां सामने खड़ा कर दूं और उससे हलफ दे के पूछें पूरी जिंदगी में $200 एक साथ देखें, आपको इस सवाल का जवाब पता चल जाएगा। कौन से सैयारे से इन वजीरों को पकड़ के लाई है मैडम? लेकिन नूरुल आरिफीन, अगर आपको थोड़ी खुशखबरी दी है असद उमर ने, तो फिर आप आई थिंक ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा है। ये आपके जो फिगर्स हैं, आपकी ग्रोथ रेट है 5.37, ये अब उनके दिमाग से तो नहीं है, उसमें देखें उसके इंडिकेटर्स होते हैं, उसके मुताबिक आपकी ये जो पूरे फाइनेंशियल आपकी जो सिचुएशन है वो सामने आती है। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 25 सेक्टर में, जहाँ पे 0% ये छोड़ के गए थे, 2.5% अब ग्रोथ रेट है। अब जाहिर है ये सारी चीजें ये परसेंटेज वाली हुकूमत, जरा अगर रुके तो मैं बात आपकी गोश गुजार करूं। ये परसेंट ले करके तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। ये सारी बातें यकीनन आप दुरुस्त कह रही हैं, फ़र्क इतना है कि आपने गलत आदमी का इंतखाब कर लिया ये सब परसेंटेजेस देने के लिए। मैडम मैं ये पूछ रहा था, शौकत अजीज़, जिनको मैं प्यार से शॉर्टकट अजीज़ कहता हूं, उनके दौर में भी यही सब होता था। हज़रत नवाज शरीफ साहब के दौर में भी यही सब कुछ होता था। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में भी यही सब कुछ तरीक़ा वारदात था। एक मरतबा फिर आप हमें भी वहीं गली नंबर 315 की चक्कर खिला रही हैं। मैडम ये परसेंट का जो चक्कर आप चला रही हैं, इससे मुझ पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए कि मुझे पता है कि एक आम आदमी के नसीब में वो जो उसके बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी थी, अब वो भी नहीं है। दवाओं की कीमतों में एक मरतबा फिर मिनी बजट के जरिए खातिर खा इजाफा हो गया है और अब ओपीडी जो कभी 200-300 रुपए में यहां इस एक शहर में कराची में ओपीडी हो जाया करती थी, अब वो 500 रुपए में नहीं हो रही। इस परसेंट का मैं क्या करूं? नूरुल आरिफीन, देखें हमने केपी में और अब पूरे पंजाब में इंसाफ हेल्थ कार्ड का तो इजरा कर दिया। 10 लाख के आप इलाज कहीं भी जाके पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं और ये अब सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी करें ताकि आपको भी ये सहूलत मिले। विफाक क्या कर रहा है मैडम? एक मिनट, मैं सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी हूं, आपकी बात ठीक है। विफाक क्या रूह अफ़ज़ा पीने के लिए आया है? विफाक सिर्फ इमरान खान की शुमाइला ब्यूटी क्रीम की तारीफें करने के लिए आया है, जो वो लगा करके इतने हैंडसम है। वर्ल्ड कप वो हमारे जो गले पड़ा हुआ है। इमरान खान क्या करने के लिए आए? इमरान खान से मैं किस बात का पूछूं? अलटप बयान उनके वजीर दे रहे हैं और इमरान खान कह रहे हैं शाहबाज बच्चा लगा रहे।
नूरुल आरिफीन, देखिए 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास तो हार्डली कुछ बचता है, सारी चीजें डिवॉल्व होके विफाक के पास क्या है? विफाक के पास क्या है मैडम, ये बताइए आप। पहले मुझे वो बता दीजिए जो मैं विफाक से पूछ सकता हूँ। वफाक के पास जो है वो उन्होंने आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी डिवीजन होती है, जिस तरह आपका बिजली, आपका गैस, ये सारी जो एनर्जी सेक्टर है वो उनके पास होते हैं। फिर जो फाइनेंस की तो वो भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सूबों को आगे बिजली गैस भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। गैस मुल्क में है नहीं, बिजली का काल पड़ा हुआ है, बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और उस पर आपस में वजीर एक दूसरे को मुबारकबाद देते फिर रहे हैं। मैडम मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना आपके लिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आता हूं आपकी तरफ। जनाब अखुंजादा चट्टान साहब, सर मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। सर हुकूमत में रहने के बाद क्यों ये काम नहीं होता? हुकूमत में रहने के बाद आदमी अंधा बहरा क्यों हो जाता है, जिस तरह से मेरे सरकार हुए हैं? एक तो अजीब सा बयान दाग दिया है कि जी $200 फीकस सालाना आमदन में इजाफा हुआ है। सर कोई अल्लाह मारा आपको अभी तक ऐसा मिला इस इंटरव्यू को भुगताने से पहले तक कि जिस कमबख्त की $200 नहीं $20 आमदनी में इजाफा हुआ हो? नूरुल आरिफीन साहब, हमारे इलाके में एक नवाब था, तो इनके पास एक मिरासी समझो या फनकार समझो आया, उसको सारी रात रबाब बजाया। नवाब साहब बहुत बड़ा खुश हुआ। तो इन दिनों में पैसे नहीं थे, लोग कारोबार भी ये जिन्स से करते थे, गले से करते थे, गंदम देते थे, चावल देते थे। तो मिरासी को कहा कि फसल जब काटा जाए तो मेरे पास आओ और 2 गद्दे अपने साथ लाओ, मैं आपको गला दे दूंगा। तो जब फसल काटने का 2 महीने 3 महीने बाद टाइम आया तो वो मिरासी आ गया नवाब के पास। नवाब ने कहा भाई क्यों आए हो? उन्होंने कहा जी आपने कहा था आप आ जाए, मैं आपको इनाम में गला दे दूंगा। उन्होंने कहा भाई आपने एक रात रबाब बजाया, मुझे एक रात खुश किया, मैंने आपको गला देने के लिए कहा कम से कम 3 महीने आप खुश रहे कि 3 महीने बाद मैं जाऊंगा और मुझे गला मिलेगा, जाओ अपना रास्ता पकड़ो, हिसाब बराबर हो गया। तो भाई ये बेचारों के कसूर नहीं है। आप देखते हैं कि हर दूसरे रोज स्पोक्समैनों का इजलास होता है, वजीरों का इजलास होता है, उसको इन चीज पे मजबूर किया जाता है कि भाई आप लोगों को बताए कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मईशत ने बहुत बड़ा तरक्की किया, 3 महीने आप लोग देख लेंगे कर्जे भी खत्म हो जाएंगे, मुल्क पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। और इन बेचारों में ये जुर्रत नहीं है कि उसको कहे कि भाई हम कैसा मुंह लेके जाए और आवाम को ये बताए जो आवाम का ये हाल है जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। तो इन लोगों को इन बातों के लिए मजबूर किया जाता है, ये आ जाते हैं और इस तरह के बातें करते हैं, इस तरह के खुशखबरियां लोगों को सुनाते हैं। अगर मईशत का हालात इतना ठीक है और इतना दुरुस्त है तो फिर आपने स्टेट बैंक को IMF के हवाले क्यों किया चंद डॉलरों के लिए? अगर मईशत के हालात इस तरह के बहुत ज्यादा दुरुस्त है तो बाहर दुनिया में फ्यूल की कीमत कम हो जाती है, तो आप फ्यूल की कीमत क्यों बढ़ाते हैं? अगर मईशत के हालात इतने अच्छे हैं और लोग इतने खुशहाल हैं तो फिर आप मिनी बजट लाने की जरूरत आपको क्या पड़ी है? दुरुस्त है सर। अगर मुल्क के हालात इतने अच्छे हैं, मईशत इतना अच्छा है, तो बाहर से खैरात में जो लोग चीजें बेचते हैं आप इन पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं?